जय हिंद साथियों, जैसा कि हम सब कोशिका विभाजन जो हम लोग सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन कोशिका चक्र और कोशिका विभाजन का जो हम लोग चैप्टर को अध्ययन कर रहे थे, उसमें हम लोग एक पार्ट को अध्ययन किए थे अंतरावस्था। जैसे कोशिका चक्र दो अवस्था में पूरा हुआ था, एक अंतरावस्था होता है, एक एम अवस्था। तो हम लोग अंतरावस्था को हम लोग अध्ययन कर चुके थे, जिसमें कोशिका विभाजन के लिए तैयारी करती है और उसमें हम लोग सारे जानकारी प्राप्त पिछले वीडियो में कर चुके हैं। और ये कोशिका चक्र के लिए पार्ट 2 वीडियो है, जिसमें हम लोग इस वीडियो में सारा चीज हम लोग सेल डिवीजन के बारे में पढ़ेंगे, यानी एम अवस्था। यानी कुल मिला के हम लोग इस वीडियो में कोशिका विभाजन के बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए जानते हैं कि कोशिका विभाजन के बारे में सबसे पहले किसने बोला था। तो कोशिका विभाजन के बारे में, कोशिका विभाजन यानी सेल डिवीजन को सर्वप्रथम 1855 ईस्वी में विर्चाउ ने देखा था। किसने? विर्चाउ ने देखा था। उन्होंने एक बात कही थी कि ओमनिस सेलुला ई सेलुला। उन्होंने एक छोटी सी शब्दों में एक बात कही थी कि ओमनिस सेलुला ई सेलुला। जैसे नई कोशिका, जो नई कोशिकाएं हैं, जो हमारे शरीर में नई कोशिकाएं आते हैं, नई कोशिकाएं पहले से मौजूद कोशिकाओं से बनती है, ये उनका मानना था। उसके बाद उन्होंने एक बात बताई कि जो कोशिकाएं विभाजन के लिए तैयारी करती है, उसे मदर सेल या पैरेंट सेल कहा जाता है। उसे मदर सेल या तो फिर पैरेंट सेल कहा जाता है। और उसे जो कोशिकाएं नए बनते हैं, उसे डॉटर सेल कहा जाता है। संतति कोशिका यानी जो कोशिका विभाजन के लिए तैयारी करते हैं, भाग लेते हैं, उसे मदर सेल या तो पैरेंट सेल कहा जाता है। और उसे जो नई दो कोशिका बने, उन्हें संतति कोशिकाएं या डॉटर सेल कहा जाता है। और आगे की जो हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे, बड़ी मजेदार वाली यह वीडियो होने वाली है और हम लोग इंटरेस्ट के साथ इस वीडियो को अध्ययन करेंगे। जैसे आगे आप देख सकते हैं, कोशिका विभाजन। थोड़ा सा बहुत अच्छा से इस टॉपिक को पकड़िएगा, बात बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत अच्छा से आपको समझ में आ जाएगा सारे बात और सारे कहानी। चलिए, यही टॉपिक है जिसमें हम आपको प्रमुख बातें बताएंगे। जैसे आप पढ़ चुके हैं अंतरावस्था, और अंतरावस्था में आप सब जान चुके हैं कि 95% समय लगता है कोशिका चक्र का, जिसमें कोशिका विभाजन की तैयारी होती है। तो चलिए, हम इसमें ज्यादा कुछ तो नहीं, क्योंकि हम पढ़ा दिए हैं, तो इसमें हम ज्यादा कुछ तो नहीं, लेकिन कुछ बात हम बता सकते हैं। जैसे इसमें तो डीएनए को ऐसे देखा नहीं जा सकता है, लेकिन हम कल्पना कर सकते हैं कि डीएनए का इसमें द्विगुणन होता है। जैसे आप समझ जाइए कि इस प्रकार से है, तो इसमें डीएनए का देखिए द्विगुणन होगा। जैसे पहले से एक डीएनए होता है, तो देखिए द्विगुणन हो जाएगा, डबल डीएनए। और देखिए तारक का एक होता है पहले से, लेकिन अंतरावस्था जब तैयारी करती है, जो उसमें द्विगुणन होता है, तो तारक का डबल हो जाता है। ये याद रखिएगा आपको। ये सारे जो एम अवस्था है, एम अवस्था को पढ़ने में बिल्कुल आसान हो जाएगा जब आप ये चीज को अच्छा से समझ लीजिएगा तब। तो याद रखिएगा, अंतरावस्था में डीएनए का कुछ हो गया द्विगुणन, और तारक का क्या हो गया दुगुना। और एक चीज और याद रखिएगा, G2 अवस्था था इसमें अंतरावस्था में, जिसमें ट्यूबुलिन प्रोटीन का निर्माण हुआ था। ट्यूबुलिन ये क्या करेगा आगे चलकर, जो आप आगे चलकर तरकु तंतु का निर्माण में मदद करता है, जो आपको हम आगे चलकर अच्छा से बताएंगे। तो चलिए, अब हम लोग नेक्स्ट जो प्रमुख पार्ट थी, जिसकी इंतजार थी, बच्चों ने कमेंट किया था कि सर इसकी पार्ट 2 यानी अगला इसका जो पार्ट वाला वीडियो है उसको सर डालिए सर। इसलिए हमें बड़ी तमन्ना और जुनून आई कि नहीं, जब बच्चे की मांग है तो बहुत जल्दी इस वीडियो को मैं तैयारी करता हूं। तो चलिए, वो दिन आ चुकी है और हम लोग अच्छा से अध्ययन करेंगे और अच्छा से समझने की कोशिश कीजिएगा। और जो बात आपको प्रॉब्लम होगी, समस्या होगी समझने में, आप कमेंट के माध्यम से हमसे समझ सकते हैं। तो चलिए, सूत्री विभाजन, जिसको एम अवस्था भी कहा जाता है, इसी को एम अवस्था कहते हैं, और इसी में कोशिका का क्या होता है, विभाजन होता है। चलिए, तो सवाल यह है ना कि कोशिका खुद को विभाजन करने से पहले, यानी कोशिका जो विभाजन है वो 2 चरण में होती है, यानी डायरेक्ट कोशिका विभाजन नहीं होती है मेरे दोस्त। कोशिका विभाजन होने से पहले केंद्रक का विभाजन होता है। आप सब जानते हैं कि कोशिका के अंदर केंद्रक होता है, तो कोशिका विभाजन से पहले
केंद्रक का विभाजन होता है। तो केंद्रक का विभाजन होना कैरियोकाइनेसिस कहलाता है, कैरियोकाइनेसिस कहलाता है। और यह केंद्रक का विभाजन 4 चरणों में समाप्त होता है। पहला प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज। ये सारे फेज के बारे में हम लोग अच्छा से अध्ययन करेंगे। तो हम लोग नेक्स्ट अगला टॉपिक में इसी सब के बारे में बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। तो कोशिका विभाजन के बारे में थोड़ा सा हम बात करें कि जब केंद्रक विभाजन हो जाएगा तब उसके बाद कोशिका विभाजन होगा। ये अंतिम चरण की कहानी है जिसमें हम लोग इसको क्या बोलते हैं, कोशिका विभाजन को होना हम लोग बोलते हैं साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस इसको बोला जाता है साइटोकाइनेसिस। क्या? कोशिका को विभाजन होना। इसमें क्या होता है कि 46 गुणसूत्र है ना, तो ये विकसित करेगा तो 92 हो जाएगा और 92 के बाद 46 बढ़ जाते हैं, जिसमें हम लोग कोशिका विभाजन 2 नई कोशिकाओं का निर्माण होता है, जिसको हम लोग आगे चलकर अध्ययन करेंगे। चलिए पहले हम लोग प्रोफेज केंद्रक विभाजन के लिए, अभी हम कोशिका विभाजन नहीं पढ़ रहे हैं दोस्त, हम लोग केंद्रक के विभाजन के बारे में पढ़ रहे हैं। तो आप लोग समझिए, पूर्वावस्था जिसको हम लोग इंग्लिश में प्रोफेज बोलते हैं, इसमें केंद्रक का विभाजन का पहला चरण है। देखिए सबसे पहले केंद्रक में क्या होता है, तो कोशिका का वास्तविक विभाजन का शुरुआत होता है किसमें? पूर्वावस्था प्रोफेज में। इसमें क्रोमोसोम झुंड में दिखाई देते हैं। देखिए ये जो क्रोमोसोम है वो झुंड में दिखाई देते हैं और इस अवस्था में क्रोमोसोम को गिना नहीं जा सकता है, मतलब इतना संघनित होता है, सटा हुआ रहता है कि हम गिन नहीं सकते हैं। और इसमें तारकाएं दोनों ध्रुव की ओर जाने लगता है। जैसे तारक पहले से इधर रहता है, लेकिन देखिए ई इधर जाने लगेगा, देखिए इधर जाने लगेगा, यानी ध्रुव की ओर जाने लगते हैं। बस इतना ही याद रखिएगा। इसमें क्रोमोसोम को तो ऐसे गिना नहीं जा सकता है, पर इसमें क्रोमोसोम का रूप आने लगते हैं और जो तारकाएं हैं वो ध्रुव की ओर जाने लगता है। बस प्रोफेज में आप लोग इतना याद रखिएगा। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे आप लोग को मेटाफेज, यानी इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मध्यावस्था। गौर से समझिएगा मेटाफेज में क्या होता है। इसमें क्या होता है कि जो गुणसूत्र है देखिए एक लाइन में आ जाएगा। जितने भी गुणसूत्र है इस अवस्था में क्रोमोसोम मध्य में एक लाइन में व्यवस्थित हो जाते हैं। देखिए एक लाइन में व्यवस्थित हो जाएंगे, सबको याद रखना होगा, एक लाइन में व्यवस्थित हो जाते हैं। इस अवस्था में क्रोमोसोम को आसानी से गिना जा सकता है, यानी इस अवस्था में जो क्रोमोसोम है इसके आसानी से गिना जा सकता है। और एक चीज और याद रखिएगा कि जो ये तारकाएं हैं जो कोशिका विभाजन में गुणसूत्र को विभाजन करता है, याद रखिएगा ये तारकाएं ध्रुव के एकदम बिल्कुल ध्रुव में चले जाते हैं। और इसमें देखिए तर्कु तंतु, ये जो रस्सी की तरह धागा की तरह दिखाई दे रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं तर्कु तंतु, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं स्पिंडल फाइबर्स। ये तर्कु तंतु क्या करता है कि गुणसूत्र को पकड़ता है और अंत में इसे 2 भागों में तोड़ देगा धर के। तर्कु तंतु हम वही ना पढ़ा रहे थे, ट्यूबुलिन प्रोटीन से तर्कु तंतु का निर्माण होता है। तो चलिए आप मध्यावस्था में इतना ही जानना था। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पशुअवस्था, यानी पशुअवस्था में हम लोग पढ़ेंगे एनाफेज। यानी एनाफेज को हम लोग सबसे एकदम शॉर्ट में बोल सकते हैं कि सबसे छोटी अवस्था है। यह केंद्रक विभाजन के दौरान एक छोटी सी अवस्था है जिसमें तर्कु तंतु कुल मिलाकर जो तर्कु तंतु है वो गुणसूत्र को 2 भागों में तोड़ देता है। बस इसमें गुणसूत्र को जो तर्कु तंतु है कुल मिलाकर 2 भागों में तोड़ देता है। बस ये याद रखना होगा, ये सबसे छोटी अवस्था है। बस इतना से ज्यादा आप लोग को नहीं याद रखना है। उसके बाद एक अंतिम है जिसमें देखिएगा आप क्या होगा से अंत्यावस्था, जिसको हम लोग टेलोफेज बोलते हैं। इसमें क्या होता है, टेलोफेज में गुणसूत्र विपरीत ध्रुव की ओर जाने लगते हैं। देखिए विपरीत ध्रुव की ओर जाने लगेंगे और गुणसूत्र समूह के चारों तरफ केंद्रक झिल्ली, इसमें जो है केंद्रक झिल्ली का निर्माण होगा। ये जो इसके लास्ट में केंद्रक झिल्ली का निर्माण होगा और एक कोशिका के अंदर 2 केंद्रक, यानी एक ही कोशिका के अंदर कितने केंद्रक हो गए? 2 केंद्रक हो गए। तो अब क्या होगा? कोशिका का विभाजन। अब अंतिम चरण आए जिसमें कोशिका का क्या होगा? विभाजन होगा। तो इसमें अब अंतिम समय में 2 कोशिका, अब कोशिका जो है 2 भागों में विभाजित हो जाएगा। लेकिन अब ध्यान देना यह है कि सब कोशिका में ऐसे नहीं होते हैं। कुछ कोशिकाएं ऐसे हैं जिसमें केंद्रक विभाजन नहीं होते हैं, डायरेक्ट कोशिका और केंद्रक एक साथ विभाजन कर देते हैं। वो प्रोकैरियोटिक कोशिका में होता है। जैसे अभी आप लोगों ने पढ़ा कि अभी केंद्रक 2 को बट गया, तो ऐसे सब कोशिका में नहीं मिलेगा। एक कोशिकीय
जो प्रोकैरियोटिक कोशिका से बने होते हैं उसमें ऐसा नहीं होता है। जैसे ईस्ट हो गया, अमीबा हो गया, जैसे जीवाणु हो गया, शैवाल हो गए, इसमें आपको ऐसा नहीं होगा कि केंद्रक विभाजन करेगा तब कोशिका विभाजन करेगा। तो जो केंद्रक और कोशिका एक के साथ ही विभाजन करते हैं उसे असूत्री विभाजन कहा जाता है। और जिसमें पहले केंद्रक होता है उसके बाद कोशिका होता है, उसे हम लोग जिसमें गुणसूत्र बराबर बराबर होते हैं, 46 होते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं समसूत्री विभाजन है। एक अर्धसूत्री विभाजन होता है जो हम लोग आगे चलकर इसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। देख लीजिए, आप देख सकते हैं यहां पर एक होता है असूत्री। असूत्री विभाजन जो है वो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में होता है। इसमें क्या होता है कि डायरेक्ट देखिएगा, केंद्रक जो है लंबा होगा और लंबा होने के बाद डायरेक्ट दो भागों में बढ़ जाएगा, डायरेक्ट दो कोशिकाओं में बढ़ जाता है। केंद्रक थोड़ा सा लंबा होता है, बढ़ जाता है, इसे हम लोग असूत्री विभाजन कहते हैं। यानी इसमें केंद्रक का पहले विभाजन नहीं होता, डायरेक्ट कोशिका और केंद्रक डायरेक्ट विभाजन हो जाते हैं। तो ये हम लोग ऐसे विभाजन को क्या बोलेंगे? असूत्री विभाजन। और ये प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं से बने जीवों में और एक कोशिकीय जीव में अक्सर होते हैं, जैसे अमीबा, शैवाल, ईस्ट में। उसके बाद समसूत्री या सूत्री विभाजन है, ये कायिकी की कोशिकाओं में होता है। और आप लोग समझिएगा कि कायिकी कोशिका क्या होता है। हमारे पूरे शरीर जो है ना वो कायिकी की कोशिकाओं से बना है। जैसे इसमें क्या होता है कि हमारा कोशिका में 46 गुणसूत्र होता है और ये खुद को ग्रो करेगा ना तो 92 हो जाएगा, ठीक। और उसके बाद दो नई कोशिका बनाएगा, उसमें 46 होंगे। तो देखिए गुणसूत्र की संख्या समान हुआ कि नहीं। और इसमें पहले ग्रो करता है, फिर उसके बाद केंद्रक देखिए बटेगा, तब जाके कोशिका बटेगा। इसको समसूत्री इसलिए कहा गया क्योंकि इसमें जो मदर सेल होते हैं, जो इसमें मदर सेल होते हैं और जो डाउटर सेल होते हैं, मदर सेल और जो डाउटर सेल होते हैं, वो दोनों का देखिए गुणसूत्र की संख्या क्या होते हैं? समान। देखिए 46, इसीलिए इसको समसूत्री विभाजन कहा जाता है। और इसका कार्य क्या है? जैसे कट गया हाथ ना तो वहां पर कोशिका निर्माण करेगा। आपके शरीर में घाव हो गया ना तो वहां पर आपको घाव को सही करने के लिए कोशिका नई कोशिकाओं का निर्माण करेगा। उसके बाद हम लोग अर्धसूत्री पढ़ेंगे। इसमें क्या होता है? अर्धसूत्री में यह सिर्फ जनक कोशिकाओं में होता है, जैसे शुक्राणु और अंडाणु। इसमें क्या होगा कि मान लीजिए कि 46 गुणसूत्र है, किसमें? मदर सेल में। आपको मान लीजिए जिसको हम लोग पेरेंट सेल भी बोलते हैं, इसमें 46 है। जब ये ग्रो करेगा तो इसमें 92 हो जाएगा। लेकिन इसे क्या होता है कि 4 कोशिकाओं का निर्माण होगा, जिसमें 23 होंगे। अब बताइए, शुक्राणु और अंडाणु जब आपस में टच करते हैं तो मिलते हैं, तिग्मनज बनाते हैं, तो उन लोगों को 23 मिलेगा तब है ना 46 होगा। तो 46 ने चाहिए, इसीलिए जितनी भी जनक कोशिका जैसे शुक्राणु अंडाणु होते हैं उसमें अर्धसूत्री विभाजन होते हैं, ताकि उन लोग में आधा रहे, 23 रहे। तो इन लोग में एक खमा में 4 कोशिका का निर्माण होता है, तो इसमें अर्धसूत्री होता है। तो आपसे पूछेगा ना कि अर्धसूत्री विभाजन किस कोशिकाओं में होता है? तो जनक कोशिकाओं में होता है, जैसे शुक्राणु, जैसे अंडाणु। तो चलिए, आपका ये चैप्टर पूरी तरह से समाप्त हो गया। जय हिंद दोस्तों, फिर मिलेंगे हम आपको इसी तरह से अगले वीडियो में।